ओके, गुड मॉर्निंग वैभव, ऑडिबल हूँ मैं? हाँ सर। मैं हूँ। हाँ, कैसे हो आप? सब बढ़िया। हाँ, बढ़िया हैं। तो यस सर। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, वैभव हमारे साथ हैं और वैभव अभी इनका रैंक आईआईटी जैम 2025 में 96 है, राइट? यस सर। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बताइए, तो कैसे कैसे क्या रहा आपका? सर बढ़िया था, मतलब स्टार्टिंग से तो सर लास्ट ईयर 123 रैंक आई थी। हम्म। तो मतलब लास्ट ईयर ही प्रॉपर प्रिपरेशन की थी। इस साल तो मतलब ओवरऑल कहूँगा कि मेनली ये मैं डाउट फैकल्टी था, आप ही के साथ था। हम्म। पेपर सॉल्व कर रहा था, तो सब उसी की वो है। क्योंकि ऐसे अलग से प्रिपरेशन नहीं करी थी मैंने कुछ। हाँ। मतलब प्रॉपर हम लोगों का यही चल रहा था कि पहले तो डाउट्स आते रहते थे दिन भर, हम्म। तो उन्हीं को देखता रहा। फिर उसके बाद अगर टाइम मिलता था तो पेपर सॉल्व कर दिए, एक दो मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन बना दिए, वो हो गया। हम्म। एंड कभी कभार मतलब रिप्लेसमेंट वगैरह ढूंढना पड़ता था क्वेश्चंस का, तो उसके चक्कर में इतने सारे रिसोर्सेज देख डालता था, अलग अलग बुक्स और क्या कहते हैं, वो तनुजीत सर की नोट्स हैं और 5-6 बुक्स हैं, तो वही उसी की वजह से मतलब पूरा तो यही सब था हमारा। बाकी लास्ट ईयर था सर मेन तो मतलब लेक्चर्स वगैरह देखे थे प्रॉपर, पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। और इस हम्म। साल तो मतलब वही डाउट फैकल्टी था, तो पीवाईक्यू तो एक बार क्या 5-6 बार सेम क्वेश्चन, कई बच्चे सेम क्वेश्चन बार बार डाल रहे हैं। हाँ। वही। हाँ, लेकिन आप तो एमएससी भी कर रहे थे ना, क्योंकि आपके यहाँ इस बार आपने प्रॉपर हाँ, प्रिपरेशन नहीं किया है, बस वो जस्ट एमएससी कर रहे हैं, आई थिंक। एमएससी कर रहे हैं। हाँ, तो वही, बस। यहाँ डीयू से एमएससी चल रहा है, तो उसका भी रहता था कि कॉलेज का भी टाइम देना है। कई बार तो कॉलेज में ही रहता था मैं। तो मतलब हम्म। डाउट्स वगैरह आते हैं हम लोग के, पहले स्टार्टिंग में जो हम लोग की जहाँ क्लास लगती थी, तो उधर नेटवर्क नहीं आता था। हम्म। तो कई बार ये होता था कि मतलब मेरे जैसे ही क्लास खत्म हुई, वापस घर पहुंचा तो एक साथ 50 मैसेज आ रहे हैं। बिल्कुल हम्म। मतलब डाउट्स इतने सारे भरे पड़े हाँ, तो मतलब वहाँ पे तो रहता ही था एमएससी करते हुए। तो अभी आगे का क्या प्लान है आपका? आपका एक साल तो हो गया होगा ड्यू में, तो अब? हाँ, अभी सर बस फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम है अभी मई में। तो अभी मतलब 26 जैसे हम लोगों की पहली लिस्ट शायद 26 मई को ही आ रही है। तो 26 मई को मेरा आखिरी पेपर है, तो मतलब थोड़ा पहली बात तो डाइसी भी है आईआईटी कानपुर को लेके कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। और हम्म। प्लेसमेंट्स वगैरह को लेकर के भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक साल बर्बाद करना मतलब सेम ही चीज़ हो जाती है। अगर यहाँ से डीयू से प्लेसमेंट मिल रही है तो ठीक ही है। थोड़ा मतलब प्लेसमेंट का भी इधर डीयू में इतना अच्छा सीन है नहीं, बहुत मतलब बहुत अच्छा नहीं है ठीक है। प्लेसमेंट लग जाती है अगर कोई स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहा है प्लेसमेंट की। और डोमेन भी सही लग जाती है, वही डेटा साइंस वगैरह वाली लग जाती है। हम्म। बट आईआईटी से टैग तो है ही आईआईटी का अपने आप में। हाँ, क्योंकि आपका जो जर्नी है, पहले जैम प्रिपरेशन की, अभी ड्यू में है, फिर आईआईटी जैम आपने दिया, जस्ट है ना, दे दिया आपने कि चलो वही एक बार ट्राई कर वैसे कर लेते हैं। सो वही। वैसा है, बैकअप के तौर पे टाइप का। तो आपका फिर भी है ना 96 रैंक है, जो कि अच्छा रैंक है ना, इतने 3000 बच्चों में 96 रैंक आना अच्छी बात है। और उसमें चूंकि आपने कॉलेज के साथ ही मैनेज किया, तो ये भी है ना, क्योंकि फुल टाइम प्रिपरेशन कर नहीं रहे थे, तब भी अच्छा है। वही। लेकिन वही आपका जो जर्नी, उससे लोगों को सीखना मिलेगा कि अब जैसे ड्यू वर्सेस आईआईटी, तो अभी आप क्या करेंगे? मान लो आईआईटी है ना, आपका जनरल कैटेगरी है आई थिंक, राइट? हम्म। तो उसमें आपको या तो कानपुर मिल सकता है, अगर उस तरह गया तो, है ना? हाँ। और नहीं तो तिरुपति मिल सकता है, तिरुपति तो मिलेगा आई थिंक, नहीं? नहीं, तिरुपति का भी सर थोड़ा कम चांस, मतलब ईडब्ल्यूएस लगाया है मैंने। हाँ, तो ईडब्ल्यूएस हो में। सकता है तिरुपति बन जाए। लास्ट ईयर 103 क्लोजिंग थी कानपुर की। ओके, तो होपिंग कि थोड़ा इस बार मतलब शायद जाए ऊपर। तो ईडब्ल्यूएस की, अच्छा, ईडब्ल्यूएस की लास्ट ईयर 103 क्लोजिंग थी कानपुर की। 103 थी ऑल्सो सर। लास्ट ईयर बच्चे भी ज्यादा बैठे थे, हाँ, साढ़े बच्चे तीन हजार थे। 3.5, इस बार 250 बच्चे बैठे हैं अराउंड। इस बार 2800 बच्चे हैं, तो हो सकता है थोड़ा चांस बने। हाँ एग्जैक्टली, इस बार रैंक थोड़ा है ना, क्लोजिंग रैंक ऊपर जाएगा, हो सकता है। वही। तो उसमें चांसेस बन सकते हैं। तो मतलब डीयू एस आईआईटी तो सर यही कहूंगा कि डीयू सर थोड़ा तो आपको एक्सपोजर वैसा नहीं है आईआईटी जैसा। हम्म। मतलब जैसे आप ही के बैच के हैं, एक बैच का के मतलब आप ही से पढ़े हुए साहिल। हाँ। साहिल है, हाँ, साहिल हिंदू जो का आप। ही था, वो भी मेरा सीनियर था। तो हम्म। उससे मेरी अभी भी बात होती है, तो हाँ। वो जैसे बताता है चीजें कि भाई आईआईटी में ये है, आईआईटी में वो है, तो मतलब मैं कंपेयर भी करता हूँ ना, तो डीयू नहीं है उसके बराबर। मैं मतलब साफ शब्दों में, आपका ये सीन है जैसे डीयू में प्लेसमेंट्स थोड़ा इजी मान सकते हैं, हम्म। क्योंकि
डीयू में हमारे कंपटीशन में कोई नहीं है स्टार्ट्स पे। मतलब ओआर वाले बच्चे हैं, तो ओआर वाले भी बच्चे इतना ज्यादा स्टार्ट्स पे वो नहीं रहते। मतलब पूल्ड, हम लोगों के यहाँ पूल्ड प्रोसेस होता है। अगर कोई कंपनी आ रही है तो ओआर के भी बच्चे बैठेंगे, मैथ्स के भी बैठेंगे और स्टार्ट्स के भी बैठेंगे। तो उसमें ज्यादा चांसेस स्टार्ट्स के ही होते हैं कि होते हैं। उनकी हो जाएगी। बट आईआईटीज में रहता है कि कंपनीज तो सारी ही आती है, ओपन सबके लिए होती है, गूगल भी आती है, अमेजोन भी आती है। बट वहाँ पे कंपटीशन बीटेक एमटेक वालों के बालों साथ है। से है। मतलब अगर आप एमएससी कर भी रहे हो और लेट से डेटा साइंस की फील्ड में भी जा रहे हो, आपने मशीन लर्निंग वगैरह पढ़ी, सब पढ़ी, बट आपको कोडिंग में चैलेंज करना है तो बीटेक वालों को करना है। और आईआईटी के बीटेक लेवल वाले तो होते ही अलग है। अलग है। यहाँ पे आपको वो चैलेंज नहीं करना। ये आपका प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आपका कंपटीशन सिर्फ अपने बैच में है। अगर आप अपने बैच में आउटस्टैंड कर रहे हो, आपकी सीजीपीए अलग आ रही है, आपने प्रोजेक्ट्स अच्छे कर रखे हैं, आपने इंटर्नशिप अच्छी कर रखी है, तो बहुत फेयर चांस है कि आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। बट अब आईआईटी में पढ़ाई को लेकर के जैसे है, आईआईटी कानपुर में मतलब प्रोफेसर जैसे पढ़ाते हैं वैसे यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। डीयू मतलब डीयू है, यहाँ आके नोट्स आपको छपवा दी जाएंगी, उन्हीं नोट से पेपर आ जाएगा और कुछ नहीं। हाँ, जैसे डीयू, जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में डीयू इज बेटर, है ना। बट आप हाँ, जब डीयू बाकी वर्सेस सेंट्रल के, आईआईटी, हाँ, डीयू वर्सेस डीयू आईआईटी वर्सेस करते हैं, आईआईटी। तो डीयू है ना, आईआईटी इज बेटर, क्योंकि कानपुर का स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा है। मतलब अमॉन्ग ऑल आईआईटीज इन इंडिया, आईआईटी कानपुर हैज बेस्ट स्टैटिस्टिक्स फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट और ओवरऑल करिकुलम, है ना, कंपेयर टू, हाँ, मतलब क्योंकि सर लास्ट ईयर शायद एआईआर 1 और 2 भी शायद कानपुर ही गए थे। हाँ, वन वन इस बार भी वन, पिछले बार वन वालों ने ही चूज किया था कानपुर, हालांकि बाद में उसका कानपुर आईएसआई में हो बॉम्बे गया के तो वो ऊपर। चला गया छोड़ के। हाँ हाँ, तो वो सुभायन, आई थिंक सुभायन घोष लड़के का नाम था शायद, हाँ। तो हाँ वो हाँ फर्स्ट रैंक इनका था। सो लाइक, है ना, तो वो प्रेफरेंस उन्हें कानपुर दिया, क्योंकि कानपुर की जो पढ़ाई है ना, कोर है, और अब स्टैटिस्टिक्स में कोर है, बहुत थ्योरेटिकल है। जैसे साहिल है, जैसे आपकी तरह ही वो हाँ। भी डीयू में थे, 1 साल कंप्लीट किया, एक साल फिर कंप्लीट फिर किया उनको मिल सेम। गया कि चलो कानपुर मिल गया तो चले जाते हैं, क्योंकि अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छा चैलेंजेस है। देखो, ज्यादा चैलेंजेस है तो उसमें ज्यादा इंप्रूव करने का भी चांस है। इम्प्रूव करने के चांस है। ये है कि हाँ आप, मतलब है है। ना, जिनके साथ compete कर रहे हैं तो आपका लेवल वैसा हो जाएगा, या अगर उनके बराबर नहीं होता, उनसे थोड़ा कम भी रहेगा, तब भी दुनिया से बेटर रहेंगे बाहर वालों से। वही, ये है, तो ये आईआईटी में चैलेंजेस हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत वैसा है, क्योंकि आप बीटेक बहुत वालों से चैलेंज मिल है। रहे हैं, एमटेक वालों से मिल रहे हैं, पीएचडी से मिल रहे हैं, प्रोफेसर लोगों से मिल रहे हैं, और इन्वायरमेंट काफी कोऑपरेटिव है, और है ना, मतलब ऐसा। हाँ, मतलब हेल्प तो सभी करते हैं वहाँ पे। हाँ, प्रोफेसर भी आप सिंपल रहेंगे आपके जैसे, मतलब इवन आप वॉक कर रहे हो, वही। आपको पता नहीं चलेगा ये प्रोफेसर हैं, इतने सिंपल रहते हैं। मान लो फीते वाले चप्पल में, नॉर्मल शर्ट पूरा बाहर निकला हुआ है, ऐसे ही टहल रहे हैं, है ना, अनलेस यू नो कि ये प्रोफेसर है। अदरवाइज वैसे हैं तो बहुत सिंपल लोग वहाँ रहते हैं, और बहुत मतलब ऐसा है। सो ये आईआईटी में एक है, उनका क्लोज कैंपस रहता है, तो उनका अपने अंदर सारी फैसिलिटीज हैं, और वो खुद सब कुछ है ना वहाँ मैनेज करते हैं, स्टूडेंट बॉडीज सब होती वही। हैं। सो ये सब, चूंकि साहिल आपको बताए होंगे, क्योंकि वो भी है ना, तो वो आपके जैसे ही थे, तो अगर आपको मिलता है तो हाँ, आप, मुझे लगता है जाना चाहिए, अगर जा सकते हैं, वही, है ना। मतलब प्लान तो यही है, अभी जाऊंगा। हाँ, क्योंकि उसमें, और मतलब इन केस नहीं भी मिलता है तो सर वही है कि यहाँ पे भी प्लेसमेंट का है चांस है, फेयर चांस है। ऐसा नहीं है कि मतलब डीयू बेकार है। हम्म मतलब इन कंपैरिजन टू आईआईटी लेस है, बट इन कंपैरिजन टू बाकी स्टेट्स के जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके हम्म कंपैरिजन में ड्यू बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब है। हम लोगों के बैच में सीनियर्स में लाइक एक दो बच्चे हैं, उनकी अच्छी लगी है, लाइक 20+ एलपीए की लगी है ये उनकी। अच्छी बात है। मतलब अब 20+ एलपीए एक बुरा थोड़ी नहीं है, नहीं मतलब नहीं, ड्यू से भी मिल रहा है। इवन आईआईटी और में भी आप साहिल से बात करेंगे तो सबका 20 एलपीए हाँ, नहीं होता है वहां भी, नहीं होता। कुछ ही बच्चों का होता है। जैसे कानपुर कुछ ही में बच्चे अगर बात। 62 सीटें हैं, तो मान लो 60 बच्चे हैं, तो 60 में अराउंड प्लेसमेंट होगा 40 का मैक्सिमम। 20 वही, बच्चे पीएचडी के लिए जाएंगे, आईएसएस के लिए जाएंगे, दूर जाएंगे, तो 40 का प्लेसमेंट होगा कानपुर में 60 में से। उन 40 में से भी आप लगा लो कि 10 होंगे, मैक्सिमम 10 होंगे जिसका जिनके 20 लाख 20+ प्लस होगा, जाएगा। मैक्सिमम हाँ 10 होंगे। बाकी सब 10-15 में होंगे ज्यादातर, है ना। कुछ 6-7-8 लाख में भी होंगे, जो लास्ट के 10 हैं, 40 में लगा लो कि 1/4 हैं, उनका 10 से कम ही होगा, 6 से 10 होगा। एमएससी वालों की बात ऊपर कर से रहा हूँ, 6 से 12 मार्केट होगा। कंडीशंस पे भी तो वैरी करता है। मतलब हाँ। मार्केट कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं चल रही। और ये भी है कि मतलब डीयू में आज तक कभी भी लेस देन 8 एलपीए नहीं आई कंपनी। अच्छा। बट इस साल आई है, बच्चे भी उठाई है। मतलब इतनी बेकार कंडीशंस हो रही है धीमे धीमे, तो वो डिपेंड करता है पूरा। हाँ, इस बार है, बीएचयू में अभी गया था, रिसेंटली बनारस गया था लास्ट वीक, हाँ तो उसमें बच्चे ही बता रहे थे, सर इस बार थोड़ा, पिछले बार बहुत प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन इस हाँ, बार कंपनीज कह रही कि हमें उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस बार प्लेसमेंट बहुत खराब है यहाँ पे, बीएचयू में वही। भी।
मतलब जो मेजर रिक्रूटर्स है वो ही नहीं आ रहे हैं, हम्म। जो मतलब एक्सेंचर वगैरह उठाते हैं वो ही नहीं आ रहे हैं सब, मतलब थोड़ा तो है ही। हाँ लेकिन चलिए, आपका एक्सपीरियंस है, आपका डीयू का एक्सपीरियंस हुआ, अभी आईआईटी अगर जाएंगे आईआईटी का, नहीं तो डीयू से भी आप अच्छा कर लेंगे क्योंकि आप कैपेबल हैं। सो आप डीयू से भी अच्छा कर सकते हैं, है ना। ये है कि आगे अल्टीमेटली है ना जॉब करना है, और जॉब में फिर जो अच्छा करेगा लाइफ तो आगे उसमें चलनी है। सो ये है। मतलब लेकिन फिर भी जो आपका एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि हमने आपके साथ इसलिए मीटिंग रखा है क्योंकि आपके पास है ना एक्सपीरियंसेस हैं प्रिपरेशन के, अभी आप लोगों से भी जुड़े हैं, और आपके जो दोस्त हैं सीनियर्स हैं वो भी आईआईटीज में हैं। जैसे आपने काफ़ी चीज़ें भी हाँ बताई डीयू वर्सेस आईआईटी, तो वही सब आपको वही कुछ मतलब, लगता है जो बच्चों को जानने की जरूरत है स्पेशली फॉर हाँ रिगार्डिंग वही डीयू, और तो ये आप बता सकते हैं थोड़ा सा। मतलब डीयू के रिगार्डिंग जैसे देखा जाए तो स्टार्टिंग से ही करते हैं, मतलब लास्ट ईयर जैसे जैम की प्रिपरेशन कर रहा था, हम्म। तो साहिल से ही मैंने बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट किया था, वही मेरे को बुक्स वगैरह सजेस्ट करता था। तो मतलब मैथ्स के लिए तो उसने एक ही चीज़ बोली थी कि अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हो जैम के, मैथ्स के और स्टैट्स के, हम्म। अगर इतने आप पीवाईक्यू कर लोगे तो इनफ है, क्योंकि मैथ्स का पोर्शन जो है वो कॉमन, अधिकतर कॉमन ही है हमारा। तो हम्म। बेसिकली अगर हम मैथ्स के पीवाईक्यू कर लेंगे और स्टैट्स के पीवाईक्यू कर लेंगे मैथ्स वाले सेक्शन के लिए, जैम हम्म। वाले, तो वो इनफ होता है। और उसके अलावा भी अगर बुक्स वगैरह करनी है तो शांति नारायण है, और आई गेस एक गिलबर्ट स्टैंक करके आती है, हाँ, गिलबर्ट और जूनियर जेबल। थॉमस एंड फिनी है। हम्म। तो मतलब ये सब एक्स्ट्रा बुक्स इफ इन केस करनी है तो कर सकता है कोई भी। एंड हम्म। देन कमिंग टू स्टार्ट्स, स्टार्ट्स का ये है कि पहली बात तो स्टार्ट्स में जितना भी आप कर लो कभी कभार तो मतलब लगता है कि कमी है। जैसे इस ईयर जो आईआईटी दिल्ली ने पेपर सेट किया था, हम्म। एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू के पैटर्न में नहीं नहीं दिखा था, मेरे को। बहुत डिफिकल्ट पेपर था, बहुत अलग था। मतलब वहां बैठ करके जब मैं देख रहा था तो इट वाज लाइक पूरा, मतलब अगर आपको कोर स्टार्ट्स, वो जो आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं, हम्म। अगर आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया है तो आपसे पेपर हिल जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि अगर एक फ्लो में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जैसे आपके साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे कभी कभार वो सफिशिएंसी वाले और वो सब, हम्म। तो मतलब देखते साथ लग रहा था कि ये होगा, बट अगर आपने पेन नहीं चलाया तो नहीं होगा। मतलब वो वैसा वाला चीज़ है कि अगर थोड़ा सा भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो क्वेश्चन हिल रहा था, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। पर तब भी मतलब थोड़ा बहुत ये है कि पीवाईक्यू तो करना ही चाहिए। पीवाईक्यू मतलब कभी स्किप नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम्म। आपको पेपर का जब तक आइडिया नहीं लगेगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किधर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप वही कर लोगे तो इनफ हो जाता है। क्योंकि फिर आपको पता चल जाता है ना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो आप क्या क्या छोड़ के जा सकते हो। हम्म। मतलब ये भी होता है कि आईआईटीज में पूरा सिलेबस करना भी जरूरी नहीं होता कभी। आपको अब जैसे मेरे ही 25 मार्क्स आए हैं, मैंने 1/4 स्कोर किया है, एंड हम्म। स्टिल मेरी 96 रैंक आ रही है। थैंक। हम्म। मतलब अगर आप 100% सिलेबस में से 50% भी करके जा रहे हो, अगर आप 50% वो इतना आपका स्ट्रांग है ना कि एक्यूरेसी, हाँ। भाई अगर आप पूरा मतलब एक एक क्वेश्चन अगर उस 50% से कर पा रहे हो तो क्या ही बुराई है। फिफ्टी हाँ। परसेंट बताओ, लोग 100% के पीछे भाग रहे हैं, आप 50 के पीछे भागो, क्या बुराई है। हाँ, अगर ये भी तो है कि आप 50% सिलेबस ही करो और इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप उनके सारे क्वेश्चंस कर लोगे, सासिश तो अगर वही 50% क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए 50 मार्क्स के, और अगर 40 मार्क्स भी ले आओगे तब भी आप टॉप, है ना, टॉपर्स में आ जाओगे। टॉपर्स में आ जाओगे। 45 पे 11 रैंक है, हाँ 40 पे तो मेरे ख्याल से अंदर 30 ही है। हम्म। तो मतलब वही है, थोड़ा प्लानिंग से चलना पड़ता है इसमें। एंड मतलब बुक्स वगैरह का कहूँ तो सबसे पहले तो एफएमएस बोलूंगा मैं, हम्म। जो कि मतलब बहुत अंडररेटेड बुक है। कोई मतलब ऐसे देखता नहीं है, बट उसमें जो डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखे हुए हैं रिमार्क हाँ। करके, बैक एक्सरसाइज के जो उसके डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाले, मतलब उसे सॉल्व करने को दे रखे हैं, बट अगर उसको एज अ रिजल्ट को यूज करेगा तो बहुत बहुत रिजल्ट्स मिल सकते हैं उसको उस बुक से। और फिर पीस हाउ एम आई बेसिक्स के लिए, हम्म। मतलब वो तो मस्ट है, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो आप आगे तो क्वेश्चन हिला ही नहीं सकते। जैसे टेस्टिंग वगैरह में, टेस्टिंग और जो वो कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला टॉपिक है, हम्म। उसके क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं। तो हाँ। उसके लिए तो पीस आउट पकड़नी ही चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का इंटरवल अच्छे से स्पेसिफाई किया गया है, हर एक चीज़ दे रखी है उसमें। हम्म। और उसके बाद भी अगर कुछ है तो वीके रोहतगी है। एंड वीके रोहतगी तो आप रेफर ही करते हो मेरे ख्याल से, आप पढ़ाते पढ़ाते हाँ। ही आधी वीके रोहतगी हो जाती हाँ, है। वो वैसी बुक से कराते हैं। वही मतलब जब भी मैंने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, तो मैं देख रहा था मतलब आपका क्या कहते हैं, आधे से ज्यादा जो नोट्स है वीके रोहतगी ही है। ठीक और वो रहती है। मतलब जब
पढ़ता हूँ तो बिल्कुल मतलब बुक की क्लैरिटी भी आ जाती है वो तो। हाँ। कि मतलब वो लैंग्वेज, क्योंकि सबसे मेन दिक्कत ये है कि अगर हम फॉरेन राइटर्स की पढ़े और इंडियन राइटर्स की पढ़े, सबसे बड़ी डिफरेंस यही है कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज, हाँ, कि उनका नोटेशंस मतलब वही वही समझ में ही नहीं आते आते तो वही मतलब इन सब चीज़ों की क्लैरिटी तो मिल ही जाती है। फिर इसके बाद भी अगर किसी को टाइम मिल रहा है या फिर कुछ है, और जैसे आईएसआई के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड है वो तनुजीत सर के नोट्स। हाँ। नोट्स और वो जो उनने प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी डाल रखे हैं आईएसआई के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक्स वगैरह, तो वो तो मतलब बहुत ही अच्छे हैं। लाइक जब शायद मैंने एक पेपर भी बनाया था तो मैंने वही बुक वो पूरा मतलब रेफर किया था। उसी से बैठ करके मैं देख रहा था कि अरे ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, मतलब वो अलग ही था पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए तो। हम्म। और इसके अलावा तो मतलब पीवाईक्यू पे ही है, पीवाईक्यू पे फोकस करना चाहिए। मतलब कम से कम 3 से 4 बार अगर आपने पीवाईक्यू ही लगा लिए हैं तो आपको इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन दिखेगा आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। हाँ, करना क्या है। मतलब थोड़ा अगर इनिशियलाइज भी हो जाता है ना तो वो होता है ना कि अगर एक पॉइंट मिल गया कि अब सफिशिएंसी लगाना है या फिर एमएलई देखना है इसमें, तो उसके बाद सिर्फ एक प्रोसीजर ही फॉलो करना है हमें, वो तो हो ही जाता है फिर। और जैसे जैम का 2024 का पेपर हिस्ट्री में सबसे आसान पेपर था ना, इसका कट ऑफ हाईएस्ट गया सबसे था। और 25 का पेपर सबसे डिफिकल्ट पेपर था सबसे हिस्ट्री का। डिफिकल्ट आपने दोनों का एक्सपीरियंस किया है ना? वही, लेकिन वो ये अप डाउन मैंने देखा। हम्म। मतलब सबका कहना था कि जैसे 24 का पेपर आया था, हम्म। तो 24 के पेपर के बाद सबकी मेंटालिटी यही सेट हो गई थी कि अब इजी पेपर आएगा। हाँ, हाँ। मतलब लास्ट ईयर जैसे 24 में सबके साथ मतलब 24 वाले जो बच्चे थे मेरे बैच में ही हैं, 24 के जो क्या कहते जाम वाले थे, हम्म। सबका सर एक ही था कि हमारा टारगेट ही यही था कि हमें 40 नंबर लाने हैं। हाँ। उस समय। और 40 में कुछ 40 नहीं हुआ 40 पे पिछले रुक साल, गए, और 40 में 2024 में कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कुछ नहीं जिनके हुआ। 40 मार्क्स थे, मुझे जहां तक आइडिया है, ये 200 प्लस रैंक थी। 200 प्लस रैंक थे। जैसे आप 25 मार्क्स अभी आप कह रहे हैं, तो आपके 96 रैंक है। 96 पिछले है। साल 400-500 में रैंक थी 25 मार्क्स पे। तो वो ये पिछले साल डिफरेंस है। मेरे साथ तो वही है ना, मेरे लास्ट ईयर 51 थे, हाँ, देखिए इतना अच्छा मार्क्स 123 था। रैंक थी, और इस साल हाफ हो गए तो 96 है। हाँ, मतलब हाँ बताओ, मतलब सही में, मतलब वो 51 मतलब मार्क्स पे 123 रैंक था 2023 के 24 के जैम में, है ना? 24 के जम में। और यहाँ 25 मार्क्स है तो 96 रैंक है। तो आधे मार्क्स, तो ये पेपर के लेवल से ये फर्क पड़ता है ना? पेपर के लेवल से पड़ता है, मतलब ये तो आपको वहां बैठोगे जब पेपर दोगे तो अभी पता चलेगा कि लेवल क्या है। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग तो खुद को ढालना ही पड़ता है, सबसे बड़ी बात ये है। अब किस्मत अगर अच्छी हुई तो जो 100% सिलेबस में से 50% करके जा रहा है और डिफिकल्ट पेपर आ रहा है तो वो स्कोर हम्म। कर लेगा तो अच्छी बात है। बट अगर किस्मत बुरी हुई तो अगर इजी पेपर आ गया तो फिर तो कुछ ही नहीं कर सकते। हाँ। जैसे 2024 वाला तो बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेड सा था। हाँ, 23 का बहुत डिफिकल्ट पेपर था। तो बच्चों ने 24 में इतने मार्क्स आया तो उनको लगा बहुत होपफुल है। लेकिन वहां भी दिक्कत हुआ कि सबके मार्क्स अच्छे आ गए, क्योंकि पेपर तो इजी था। तो सबके मार्क्स हाईएस्ट अच्छे ही आ गए। 93 गया था। हाँ, फिर 93 टॉप पे चला गया था। तो इस तरह से सिचुएशन हुई थी, है ना? नहीं मतलब 24-25 का तो पेपर बहुत ही अलग था। मतलब सबसे मेन चीज तो थी कि अगर हाँ सर वो भी था कि जैसे आपकी डीपीपीस जो थी, मतलब जो सुभाजीत सर ने बनाई थी बनाई थी। शायद वो। हम्म। हाँ तो मतलब उस उनकी डीपीपीस से क्वेश्चन बहुत मैच था। मैथ्स का पोर्शन जो था वो मैंने पूरा देखा था उनकी डीपीपी से। मतलब मेरे को डाउट भी आते थे। सोहम है एक लड़का हाँ, शायद। सोहम सर्वे अभी है, वो एक्चुअली जैम 2026 के लिए तैयारी करा, लेकिन वो पहले ही ज्वाइन कर लिया था। वो अभी है, अभी बैच में है। सोहम सर्वे तो बहुत अच्छा वो लड़का लड़का है। सर, हाँ। उसने इतने मैथ्स के क्वेश्चन भेजे ना मेरे को। हम्म। उसने और एक अर्का था, हाँ, हर काम। वृतिका, और 2-3 बच्चे और थे। मतलब इन लोगों ने इतने डाउट भेजे हैं ना मेरे को, इतने डाउट मतलब किसी ने नहीं भेजे। अर्का के तो अलग ही लेवल पे रहते थे। हाँ। वो भी उसका रहते तो हैं। मतलब वो बहुत ही अलग चीजें पूछता था। मतलब वो कोर पे जाता था, जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, हाँ। वो उस पे जाता था कि वो n-1 s स्क्वायर और x बार कैसे आपका इंडिपेंडेंट हो गया, कब इंडिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब वो कोई सोचता ही नहीं है। हाँ, वो आईएसआई के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहा, तो उसका थ्योरेटिकल अप्रोच थोड़ा वैसा रहता है। है। वही। अभी भी है, वो आईएसआई बैच में है। हाँ तो ये लोग हो गए। तो मतलब मैथ्स का तो वो डीपीपी से बहुत मैच कर रहा था जो भी आए थे क्वेश्चन। सुभाजीत ने स्टार्ट 300, मैंने, 350 बना दे, अभी कंप्लीट किए 392 समथिंग, 74 ना, हाँ अराउंड 400 डीपीपी उसने बना के पूरा सिलेबस कंप्लीट कर 400 दिया है डीपीपी अभी इस बार। वही। तो ये है, तो वो डीपीपी से बाकी पीवाई क्यू, नॉन पीवाई क्यू, हाँ, तो उसमें लेवल थोड़ा अच्छा था डीपीपी का, है ना?
डीपीवी का लेवल बहुत अच्छा था, मतलब मैथ्स के लिए मैंने देखी थी, स्टार्ट्स के लिए मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखी थी, पर मैथ्स के लिए तो फॉर श्योर मैं बोलूँगा कि अगर किसी ने वो डीपीपीज़ करी थी, तो मतलब अच्छे खासे उसके मार्क्स आए होंगे मैथ्स वाले पोर्शन में। स्टार्ट्स में भी ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट था नहीं, बट मतलब वही है कि एकदम न्यू पैटर्न आया, आईआईटी दिल्ली ने एक भी हाँ, सिमिलर क्वेश्चन नहीं दिया एकदम लास्ट ईयर शॉक से, दे तो दिया पूरा, हाँ अचानक वही मतलब इवन मिनिमल सफिशिएंट सिलेबस में भी नहीं है हमारे, हाँ, बताइए, जैम में है भी नहीं ऐसे, तो कभी आज तक आया भी मिनिमल नहीं जैसे। सफिशिएंट दिया, जैम के हिस्ट्री में कभी क्वेश्चन नहीं आया मिनिमल सफिशिएंट का कभी जैम में, नहीं आया। और इस बार उन्होंने मिनिमल पूछ लिया। सफिशिएंट का इस साल दे दिया उनने। हम्म। मतलब अब हम लोगों को जैसे मास्टर्स में पढ़ना पड़ रहा है मिनिमल सफिशिएंट वगैरह, तो हम हाँ। लोगों को आइडिया था, तो वो एक प्लस पॉइंट था बस मेरे लिए, हम्म। कि वो एक क्वेश्चन जहाँ मिनिमल सफिशिएंट दिखा, तो थोड़ा सा हिट हुआ कि अरे ये तो पढ़ा हुआ है, बट मतलब उस टाइम पे यही हिट हो रहा था कि मैंने तो पढ़ा है, पर जो लोग स्टिक कर रहे थे जैम के सिलेबस सिलेबस में पे। उनने नहीं पढ़ा। जैम जैसे एमसीलडी हो गया, मिनिमल सफिशिएंट हो हाँ, गया, ये सब लिखा नहीं है सिलेबस एमसीलरी। में, लेकिन क्वेश्चन आ गया, इन्होंने दे दिए इस बार। ऊपर से सर मतलब एक चीज बहुत लोग लैक करते हैं, वो ये है कि 11 12 की मैथ्स पे फोकस नहीं करते। हाँ, बेसिक्स। मतलब ये बेसिक्स जो है ना, ये मतलब मेरे ख्याल से ये एक क्वेश्चन में कार्डिनैलिटी पूछी गई थी, कार्डिनैलिटी से रिलेटेड था क्वेश्चन, हम्म। 90% लोगों ने वो क्वेश्चन सिर्फ कार्डिनैलिटी देख के छोड़ दिया था। हाँ, क्योंकि उनको पता नहीं होगा शायद कार्डिनलिटी होता क्या है ना होता क्या है मतलब, हाँ। वहां पे आईआईटी ने वो मतलब दिखाया था कि 11 12 की मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, हम्म। कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी पढ़ा है तुमने, तो पता होता तो वो वाला क्वेश्चन इजी था, बट कुछ लोग किसी ने नहीं पढ़ा, 11 12 की मैथ्स ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि हम तो बीएससी में हैं, हाँ, तो ये क्या सब तो आता ही होगा। आता ही होगा। सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल डिफरेंशिएशन, मॉडुलस फंक्शन कैसे खुलता है, उनके ग्राफ, मतलब ग्राफ तो जब क्या कहते हैं आप ये एरिया वाला चैप्टर पढ़ते हो, तो ग्राफ के बिना तो आधे क्वेश्चन हो ही नहीं हो ही नहीं सकते, सकते, हाँ। बट स्टिल बच्चों को पैराबोला बनाना नहीं आता, इलिप्स की इक्वेशन नहीं पता, सर्कल की इक्वेशन नहीं पता, इनमें डिफरेंस ही नहीं पता उन्हें, भूल जाते हैं, पढ़े होंगे 11 12 मतलब भूल गए सब, ये है। भूल गए। मतलब इस पे अगर कोई, ये है कि अगर स्टार्ट भी कर रहा है ना, तो कम से कम 1 महीना इस चीज पे अगर वो फोकस करेगा तो बहुत बेनिफिट होगा उसको। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेने चाहिए, ताकि आगे ये सब टर्म्स जो आए तो नया ना लगे, है ना। जैसे नया इंटीग्रेशन में ना बहुत लगे, बच्चों को दिक्कत आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन भूल चुके होते हैं, अभी ना इंटीग्रेशन में नहीं, इधर एक्सपेक्टेशन और ये सब निकालना कंटिन्यूअस में मुश्किल रहता है। तो मुश्किल रहता है। फिर और ये। ऊपर से वो इम्प्रॉपर वगैरह तो पढ़ना ही पड़ता है, हाँ। क्योंकि आधे से ज्यादा इंटीग्रल्स तो ऐसे ही लोग सॉल्व करके रख देते, पता चलता है उसका तो एग्जिस्ट ही नहीं करता सॉल्यूशन, और हम्म। डेफिनेशन पे भी मतलब बहुत कम ही लोग जाते हैं। लेकिन ठीक है, मैं एक्चुअली, मुझे जो पर्सनली आपके बारे में ओपिनियन है कि आपका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, हालांकि रिजल्ट है ना, मतलब वो अनफॉर्चुनेटली खराब मतलब वो आया एज पर योर सर उसका भी कैपेबिलिटी, रीजन था कि क्योंकि मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंस में था। अच्छा। मैं मतलब खुद से मानता हूँ मैं ये चीज़ कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में था। मैंने बहुत बहुत सारे तो नहीं, मैंने 3 से 4 क्वेश्चन जैम में मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने पढ़ा, और मेरे को दिमाग में वही रिजल्ट चल रहे थे, तो मैंने सिर्फ टिक मारा, मैंने पेन नहीं चलाया वहाँ पे। हम्म। और एक जगह मैंने आंसर सेव नहीं किया था, अगर आपको याद हो, वो बाइवेरिएट नॉर्मल का एक क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर एक्स ई की पावर वाई, भाई, हाँ। उसमें डायरेक्ट एमजीएफ में सिर्फ फॉर्मूला रखना था, हाँ, वैल्यूज बस। रखनी थी, और हम्म। कुछ नहीं करना था। वो मैंने पूरा सॉल्व किया था, एंड वो लास्ट क्वेश्चन था मेरे सेट में, तो हम्म। मैंने सेव एंड नेक्स्ट की जगह सबमिट कर दिया था, अच्छा। हम्म। तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन ही सेव हुआ था। एक जगह मेरा आंसर ई आया था एक क्वेश्चन में, मैंने बिना कैलकुलेटर चलाया उसका आंसर 2.73 लिख दिया था। ओहो। अच्छा। तो मतलब 3 4 नंबर ऐसे गए, और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गए। चूंकि पेपर तो डिफिकल्ट था, 3 4 नंबर बहुत है, क्योंकि उससे है ना रैंक वही बहुत डिफर करेगा। रैंक अच्छा खासा डिफर आ गया था। हाँ, क्योंकि जब 25, अभी मैं शुभम का इंटरव्यू, शुभम के 26 मार्क्स हैं, तो 26 मार्क्स पे, अच्छा ये, एक मिनट आई थिंक। हाँ, जी। तो जैसे अभी है ना, आप 25, जैसे आपका 96 है, और ये अभी है ना 26 मार्क्स शुभम ट्वेंटी के सिक्स हैं, पे 88 है। 88 89 है ना, तो 88 रैंक है। हाँ वो तो ये शुभम। थोड़े से है ना डिफरेंस पे इतना वो हो जाता है, तो 4 5 नंबर पे तो आराम 40 50 रैंक का गैप आ जाएगा 40। ये है। वही। सो उस तरह से है लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि आपका पोटेंशियल बहुत है ना हाई है, मतलब पोटेंशियल है आपके अंदर। वो तो देखो, एग्जाम कई बार खराब हो जाता है लाइफ में, आप जानते हो कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अच्छा नहीं कर पाते, वो ऑब्वियस है। जैसे अब विराट कोहली कभी 0 पे आउट हो गया, तो डजंट मीन कि वो उसको खेलना नहीं आता है ना, हो जाते हैं।
तो ये सब लाइफ का एक वो है, लेकिन जो आपकी पोटेंशियल है ना, आप टॉप रैंकर्स में डिजर्व करते थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब लाइफ में होता रहता है, ये सब सीखना है, फेलियर से क्या है, सीखना है। लेकिन फिर भी आपने जो भी किया वो भी अच्छा ही है ना। तो बस आगे जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी, उसको एक्सप्लोर कीजिए, अच्छा राइट। कीजिए, और कैपेबिलिटी है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में हेल्प करेगा ही, है ना, ये चीज है। क्योंकि लक बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता है, मेनली अल्टीमेटली, है ना, लॉन्ग रन में तो हेल्प करता है कि आपके एंड में अंदर तो क्या लाइक किसी कैपेबिलिटीज है। वो हम्म। हार्ड वर्क ही है आपका। हाँ, तो वो चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपने, है ना, अच्छा किया, और बच्चों को काफी हेल्प किया आपने। और ये है, बाकी इसी के साथ मैं आपको, है ना, ऑल द बेस्ट बोलूंगा। बाकी एक बार और अगर कुछ आप शेयर करना चाहे, जो बच्चे नेक्स्ट, जो आपके जर्नीज हैं, एक्चुअली पिछले साल का जर्नी था, इस बार का है, तो आपने बहुत जर्नी, 2 साल के जर्नी लगभग देखे हैं, तो जो नेक्स्ट एस्पिरेंट्स है 2026 वाले, तो उनके लिए आपके जो है ना कुछ की पॉइंट्स हो जो आप बताना चाहें, तो वो की कर। पॉइंट्स तो मतलब मेनली यही है मेरे कि अगर बैच कोई ज्वाइन कर रहा है तो सबसे पहले 11th 12th पे फोकस कर ले। हम्म। 1 महीना, मतलब ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 महीना भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 15 दिन लगेंगे। आप अपना 11th 12th की कोई भी एनसीईआरटी बुक आती है, अपना एक बार एनसीईआरटी ही रीड कर लो तो इनफ होगा। मतलब उससे और कुछ नहीं होगा कि थोड़ा सा आपको ना, जब ये कंटिन्यूस वगैरह पढ़ोगे, इंटीग्रेशन करोगे, ग्राफ्स बनाओगे, तो उसमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी हम्म। कि ये हो क्यों रहा है। मतलब ऐसे नहीं होगा कि अरे चलो ये सर ने करा दिया, अभी नोट्स में नोट कर लेता हूँ, बाद में जब पढ़ूंगा तो देखूंगा। ये कुछ नहीं होता, मतलब ये कभी नहीं आता कि आप बाद में पढ़ लोगे। हम्म। फिर दूसरी चीज़ ये कि साथ में अगर आपके लेक्चर्स देख रहे हैं तो एक एक बुक तो हो ही जाएगी वीके रोथ की आराम से, हम्म। उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो साथ साथ में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और कभी भी ये मत सोचना कि अगर एक चैप्टर कर रहे हो, रैंडम वेरिएबल कर रहे हो, तो रैंडम वेरिएबल खत्म होने के बाद क्वेश्चंस करेंगे। जो टॉपिक होता जा रहा है उसकी डीपीपी उठाओ, कर लो, पीवाईक्यू देख लो, कर लो, कहीं से भी क्वेश्चन मिल रहा है कर लो। क्योंकि अगर उस टाइम पे तुमने क्वेश्चंस कर लिए, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक कहाँ काम आने वाला है आगे। हम्म। तो मतलब बैकलॉग वहाँ पहले स्टार्टिंग से, क्वेश्चंस का बैकलॉग कभी नहीं क्रिएट करना चाहिए कि आप सोच रहे हो कि पहले एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, 2-3 महीने में सारे लेक्चर्स देख लूंगा, दिन के 4-4 5-5 लेक्चर देखूंगा बैठ के, और फिर एक साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तो आपको इतना टाइम लग जाएगा ना कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड का रिवीजन करने में, फिर हर एक टॉपिक को समझने में। क्योंकि जब आप रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे होगे, तब आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे तो आपको क्लैरिटी है नहीं, फिर आप हम्म। इन्फरेंस पढ़ रहे हो तो आपको रैंडम वेरिएबल भूल गया, हाँ। तो वो काम नहीं चलता ऐसे। फिर दूसरी चीज़ ये कि एक बुक तो करनी चाहिए, प्रसन्ना साहू, मैं मानूंगा। हम्म। उससे बेसिक्स बहुत अच्छे होते हैं। मतलब लोगों को लगेगा, जिसको मतलब ड्रॉप भी लिया होगा जिसने, या फिर जो दोबारा पढ़ रहा होगा, उसको लगेगा कि बहुत बेसिक बुक है, बट वो बेसिक बुक बहुत जगह हेल्प करती है। मतलब एक दो क्वेश्चंस जो मैंने पर्सनली बनाए थे उसमें ये था कि मैंने रिस्पॉन्स भी देखे थे, बहुत लोगों ने मेरे को क्वेश्चन भी भेजा था वाला कि यार क्वेश्चन गलत है, हम्म। एक्सपेक्टेशन बस निकालनी थी उसमें। किसी ने भी डेफिनेशन चेक ही नहीं करी थी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मॉड एक्स चेक करना होता है। हम्म। हम्म। तो वो चीज़ कोई देखता ही नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आईआईटी फोकस करता है और यहाँ पे क्वेश्चन बनाता भी है। हम्म। फिर लास्ट चीज़ ये कि अगर डीपीपीज पीवाईक्यू कर रहे हो, इनफ है। मतलब इसके बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें और कुछ करना है तो कर लो, बट अगर तुम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रख रहे हो अपने अंदर, तुम नए क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड हो, तुम्हें नए क्वेश्चंस देखते साथ तुम्हें पता है कि इसमें क्या लगने वाला है, कैसे फ्लो होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इनफ है। कोई मतलब ऐसा कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ ब्रेक डाउन करना होता है क्वेश्चन को हमें। और सेम चीज़ मतलब आईएसआई में भी, मैंने आईएसआई का देखा था लास्ट ईयर, 11th 12th का पोर्शन आता है उसमें तो, मैथ्स का। मैथ्स का पूरा। कोई मतलब बहुत लोगों ने मेरे से बात करी थी, मैंने बोला था कि तुम लोगों में से किसी ने भी, मतलब एक बार किसी ने भी नहीं देखा था कि आईएसआई में पेपर कैसा आता है। हाँ। वो सीधे मतलब पूछते हैं कि भैया स्टार्ट्स कहाँ से पढ़ूं। मैंने बोला भाई देख तो लो एक बार, 30 हाँ। क्वेश्चन, पहली बात तो उसमें क्वेश्चन छोड़ने पे 1 मार्क्स मिलता है। हाँ। कोई इंसान स्ट्रैटेजी भी नहीं लगाता कि मतलब 30 में से अगर 15 क्वेश्चन भी कर लिए, 60 नंबर का वो हो गया, 15 मार्क्स छोड़ने के, हम्म। 75 में कट ऑफ इजिली क्लियर होती है। मतलब कोई ये सब देखता ही नहीं है। तो पहले पीवाईक्यू देखो, क्वेश्चंस देखो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और कितना वेटेज है हर एक टॉपिक का, किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिल रही है, उस पर फोकस करो। हम्म। बस मतलब इतने में तो काम हो ही जाएगा।
बिल्कुल हाँ, बच्चा आईएम स्टैट्स के लिए स्टैट से फोकस करता है, लेकिन उसको देखना चाहिए पीएसए में तो मैथ्स आते हैं, और मैथ्स में जो मैथ्स 11वीं 12वीं का सिलेबस तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो क्लियर होगा, है ना? वही तब आगे पीएसबी में आप अटेम्प्ट कर पाओगे सब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स। वही सो ये पेपर है, ही नहीं चेक होता अगर आपका पीएसए नहीं क्लियर क्लियर हुआ। होगा तो, है ना? तो पहले पीएसए पे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उसको। वही सीएमआई के लिए भी सेम चीज है, सीएमआई पे भी मतलब इतना मैथ्स फोकस्ड है वो, मैथ्स और एलआरडीआई, हाँ। मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत आता है उसमें, और हम्म। ऐसे कुछ कठिन क्वेश्चंस नहीं आते, लॉजिकली है वो पूरा पेपर। सीएमआई का भी वही 11वीं 12वीं का ही मोस्टली सिलेबस है, मोस्टली वही है, लेकिन क्वेश्चंस का वही पैटर्न थोड़ा आप उसका भी अलग है। पीवाईक्यू करवाते हैं तो हाँ बिल्कुल। आधे आधे तो वहीं पास, वही सिंपल ही रहता है वो तो। ऐसा तो ही है। कोई वही ध्यान ही नहीं देता, सबको हाई फाई पढ़ना है, सबको हाँ लगता है कि कुछ बड़ा पढ़ना है। हाँ, इसलिए पहले पीवाईक्यूज और सिलेबस देखने चाहिए कि क्या है, वही देन स्टार्ट प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। ये है। वही थोड़ा मतलब स्ट्रैटेजाइज करके चलना चाहिए इन सब पेपर्स में। हम्म। ठीक है, आई थिंक तो आपने काफ़ी अच्छा हमारा डिस्कशन हुआ, ये बच्चों को काफ़ी हेल्प करेगा, आपने बहुत सारी चीज़ें बताए, है ना, जो बच्चों को श्योरली हेल्प करेगा। सो मैं थैंक यू बोलूँगा आपको अपने टाइम के लिए, एंड बाकी बच्चों थैंक यू। भी आपको थैंक यू बोलेंगे ऑब्वियसली, जितना आपने उसके साथ शेयर किया अपना एक्सपीरियंसेस। ठीक है फिर, थैंक यू, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।